क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस एक ढर्रे पर चल रही है, कि हर दिन मतलब पिछले दिन की बस एक धुंधली सी नकल जैसा लगता है? और क्या कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो इतना बड़ा हो, इतना इतना दूर की कौड़ी लगे कि उसे किसी को बताने में भी डर लगे? आज हम इन्हीं सवालों के बीच छिपे जवाबों की पड़ताल करेंगे। हाँ, और इसके लिए हम आज एक एक ऐसी किताब की दुनिया में जा रहे हैं जो मतलब दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए एक गाइड बन चुकी है। बिल्कुल। ये किताब है पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट। हमारे पास तो इस किताब की कुछ अंश हैं और साथ ही कोरी विल्क्स का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण भी है। ये विश्लेषण कहानी की परतों के नीचे जो मतलब छिपा है उसे समझने में हमारी मदद करेगा। आज का हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि सेंटियागो नाम के एक चरवाहे के सफर के जरिए ये समझना है कि अपने सबसे बड़े सपने, जिसे किताब में पर्सनल लेजेंड कहा गया है, उसे पाने के रास्ते में असल में होता क्या है। और ये कहानी इसलिए इतनी खास है क्योंकि ये सिर्फ खजाना ढूंढने की नहीं है। ये इस बात की है कि उस खजाने को ढूंढने की प्रक्रिया में इंसान खुद कैसे सोना बन जाता है। मतलब सफर मंजिल से कहीं ज्यादा कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले मोड़ से। सेंटियागो स्पेन का एक चरवाहा जो अपनी भेड़ों के साथ एक एक बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित जिंदगी जी रहा है। उसे घूमना बहुत पसंद था, इसलिए उसने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर पुजारी बनने के बजाय चरवाहा बनना चुना। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि उसे एक ही सपना बार बार नहीं आने लगा। हाँ, कि मिस्र के पिरामिड के पास एक खजाना छिपा है। एग्जैक्टली। और यहीं पर मेरे हिसाब से कहानी का पहला और शायद सबसे बड़ा सबक छिपा है। सुविधा और सुरक्षा, कंफर्ट और सेफ्टी अक्सर हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। किताब में एक जगह सैंटियागो अपनी भेड़ों को देखता है और सोचता है कि ये बेचारी सिर्फ खाने पीने और सोने से ही खुश हैं। वो उस पर इतना निर्भर हो चुकी हैं कि अपनी सहज बुद्धि, अपने इंस्टिंक्ट्स तक भूल गई हैं। ये बात आज के दौर में भी कितनी सटीक बैठती है ना। है ना? एक सुरक्षित नौकरी, एक तयशुदा जिंदगी, ये आराम हमें इतना जकड़ लेता है कि हम कुछ नया या जोखिम भरा करने के बारे में सोचने से भी डरने लगते हैं, भले ही वो नौकरी या जिंदगी हमें अंदर से खोखला कर रही हो। बिल्कुल। और कोरी विल्क्स अपने एनालिसिस में इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि कोएल्हो ने जो 4 रुकावटों की बात की है वो असल में हर इंसान की कहानी है। पहली रुकावट तो यही है जो बचपन से हमारे दिमाग में भर दी जाती है। ये नामुमकिन है। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे जैसे लोग ऐसे सपने नहीं देखते। और दूसरी रुकावट, जिसे लेखक प्यार कहते हैं, वो थोड़ी पेचीदा है। लोग सोचते हैं कि परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से अपने लोगों की देखभाल के लिए वो अपने सपनों को छोड़ रहे हैं। हाँ, और विल्क्स इस पर एक बहुत दिलचस्प नजरिए से बात करते हैं। वो कहते हैं कि कोएल्हो यहाँ प्यार को एक बहाने के तौर पर दिखा रहे हैं। असल में ये प्यार नहीं है जो हमें रोकता है, बल्कि हमारा ये डर है कि अगर हम अपने सपने के पीछे गए और नाकाम हो गए तो हम अपने चाहने वालों को निराश करेंगे। अच्छा। तो ये प्यार नहीं बल्कि निराश करने का डर है। ये तो बहुत गहरा अवलोकन है। और तीसरी रुकावट तो जानी पहचानी है, असफलता का डर। कोशिश करके हारने के अपमान से अच्छा है कोशिश ही ना करना। हाँ, लेकिन चौथी रुकावट सबसे अजीब और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। वो है सफलता का डर। ये सुनकर अजीब लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर हम सच में कामयाब हो गए। हमें ये लगने लगता है कि शायद हम उस खुशी, उस कामयाबी के हकदार नहीं है। एक तरह का इम्पोस्टर सिंड्रोम। एग्जैक्टली, इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, खासकर तब जब मैंने दूसरों को नाकाम होते हुए देखा है। इन्हीं सब उलझनों के बीच सेंटियागो की मुलाकात सेलेम के एक रहस्यमयी राजा मेल्किजेडेक से होती है। और यहीं पर पर्सनल लेजेंड का आइडिया सामने आता है। राजा उसे बताता है, ये वो चीज है जिसे तुम हमेशा से हासिल करना चाहते थे। जब हम जवान होते हैं तो सब कुछ साफ और मुमकिन लगता है। और फिर वो एक रहस्यमयी शक्ति की बात करता है जो हमें हमारे सपने से दूर करने की कोशिश करती है। यहाँ ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन किताब एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट लाती है। वो कहती है कि ये शक्ति नेगेटिव नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हमारे सपनों को तोड़ने नहीं बल्कि हमारी इच्छा को मजबूत करने के लिए आती है। ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है। कायनात ये परखना चाहती है कि आप अपना सपना सच में कितना चाहते हैं। अगर आपका सपना इस दबाव में टिक गया, तभी आप उसकी सफलता को संभालने के लायक बनेंगे। मतलब मुश्किलें दुश्मन नहीं है बल्कि तैयारी का हिस्सा है। राजा एक बेकर का उदाहरण भी देता है ना, जो हमेशा घूमना चाहता था। हाँ हाँ, पर उसने सोचा कि पहले एक बेकरी खरीद लूं, बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर आराम से घूमने जाऊंगा।
वो कभी नहीं गया। वो ये समझ ही नहीं पाया कि जिंदगी जीने का सही समय अभी होता है, बाद में नहीं। बिल्कुल, और यही हिम्मत करके सैंटियागो एक बड़ा कदम उठाता है। वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और मिस्र के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सफर की शुरुआत में ही टैंजियर शहर में उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। और वो अपने सबसे निचले स्तर पर है, अकेला, बिना पैसों के, एक अनजान देश में। यहाँ ज्यादातर लोगों की कहानी खत्म हो जाती, लेकिन यहीं पर वो एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। बिल्कुल, वो हार मानकर घर लौट सकता था, लेकिन वो एक चुनाव करता है। वो खुद को एक बेचारा पीड़ित मानने के बजाय एक खजाने की तलाश में निकला साहसी मानने का चुनाव करता है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस घटना को क्या मतलब देते हैं। सही बात है। अपनी कहानी का नायक बनना है या पीड़ित, ये चुनाव हमारा अपना होता है। और इसी नई सोच के साथ वो पैसे कमाने के लिए एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम करने लगता है। ये किरदार मुझे हमेशा बहुत बहुत दुखद लगता है। वो व्यापारी जो हमेशा से मक्का जाना चाहता है, लेकिन कभी जाता नहीं। दुखद है, लेकिन वो किताब के सबसे जरूरी किरदारों में से एक है। वो उस चौथी रुकावट का जीता जागता प्रतीक है जिसके बारे में हमने बात की थी। सफलता का डर। हाँ, सफलता का डर। वो सैंटियागो से कहता है, मक्का जाने का ख्याल ही मुझे जिंदा रखे हुए है। मुझे डर है कि अगर मेरा सपना पूरा हो गया तो मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। ये बहुत से लोगों की सच्चाई है। वो मंजिल के ख्याल से प्यार करते हैं, सफर से नहीं। और सैंटियागो वहां 1 साल से ज्यादा काम करता है, दुकान को पहले से कहीं ज्यादा कामयाब बनाता है और काफी पैसा कमा लेता है। अब उसके पास एक चॉइस है, वापस स्पेन जाकर पहले से ज्यादा भेड़ें खरीद ले या अपने सपने के पीछे रेगिस्तान में जाए। और यहीं पर संकेत या ओमेन्स की भूमिका आती है। बिल्कुल, उसे राजा की दी हुई 2 पत्थरों यूरिम और थम्मिम की याद आती है और वो इसे एक संकेत समझकर रेगिस्तान पार करने का फैसला करता है। ये जो सोल ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया की आत्मा का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा गहरा है। क्या ये सिर्फ किस्मत या संयोग की बात है, या लेखक किसी गहरी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, ये अक्सर थोड़ा जादुई सा लगता है, लेकिन विल्स के विश्लेषण के मुताबिक ये कार्ल युंग के कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी सामूहिक अवचेतन के विचार से बहुत मिलता जुलता है। ये एक ऐसी गहरी चेतना है जो हम सब साझा करते हैं, जिससे हमें संकेत मिलते हैं। ये सिर्फ जादू नहीं, बल्कि अपनी सहज बुद्धि, अपनी इंट्यूशन को सुनने और समझने की कला है। जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो हमें चीजें सही लगने लगती हैं, संकेत मिलने लगते हैं। एग्जैक्टली। रेगिस्तान में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है, और फिर एक ऊंट चलाने वाले से जो उसे वर्तमान में जीना सिखाता है। हाँ, वो कहता है, मैं ना तो अपने अतीत में जीता हूँ, ना ही अपने भविष्य में। मेरी दिलचस्पी सिर्फ वर्तमान में है। अगर तुम हमेशा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सको तो तुम एक खुश इंसान बनोगे। हमारी ज्यादातर चिंताएं भविष्य को लेकर होती हैं और ज्यादातर दुख अतीत को लेकर। शांति तो सिर्फ अब में है। और इसी सफर में रेगिस्तान के बीच एक नखलिस्तान में सैंटियागो को आखिरकार अल्केमिस्ट मिलता है, और यहीं उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। एक दिन वो 2 बाजों को आसमान में लड़ते हुए देखता है और उसे एक सपना सा दिखता है कि नखलिस्तान पर हमला होने वाला है। वो डरते डरते ये बात कबीले के सरदारों को बताता है, जो उसकी बात पर यकीन करके अपनी जान बचा लेते हैं। ये एक बड़ा मोड़ था। उसने पहली बार दुनिया की भाषा को सही से समझा था। हाँ, उसने अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा किया, और यहीं अल्केमिस्ट उसे वो मशहूर लाइन याद दिलाता है जो राजा ने भी कही थी। जब तुम कोई चीज सच में चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने की साजिश करती है। हाँ, लेकिन लोग अक्सर इस लाइन का गलत मतलब निकालते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप पूरी शिद्दत से कुछ चाहते हैं तो कायनात आपको वो सब मौके, वो सब लोग और वो सब मुश्किलें देगी जो आपको उस सपने के काबिल बनाने के लिए जरूरी हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल तो अब आने वाली थी, जब अल्केमिस्ट और सैंटियागो को एक लड़ाकू कबीला पकड़ लेता है। और अल्केमिस्ट उन सरदारों से एक अविश्वसनीय दावा कर देता है। हाँ, वो कहता है कि ये लड़का खुद को हवा में बदलना जानता है, और अगर वो 3 दिन में ऐसा नहीं कर पाया तो वो अपनी जान दे देंगे। सैंटियागो तो दहशत में आ जाता है, जाहिर है। लेकिन ये कहानी का चरम है। अल्केमिस्ट उसे एक आखिरी सबक देता है। एक ही चीज है जो किसी सपने को हासिल करना नामुमकिन बना देती है, असफलता का डर। वो 3 दिन असल में सैंटियागो की अंतिम परीक्षा थी। ये कोई शाब्दिक जादू नहीं था। तो फिर उसका हवा में बदलना वो क्या था? वो एक प्रतीक है,
एक सिंबल। खुद को हवा में बदलने के लिए उसे रेगिस्तान, हवा और सूरज से बात करनी पड़ती है। असल में वो अपने अंदर की गहराइयों में उतर रहा है। वो समझता है कि वो सिर्फ एक चरवाहा नहीं है, बल्कि वो भी उसी चीज से बना है जिससे ये रेगिस्तान, ये हवा और ये सूरज बने हैं। वो महसूस करता है कि वो और दुनिया की आत्मा एक ही हैं। तो ये अपनी असली शक्ति और दुनिया से अपने गहरे जुड़ाव को समझने का पल है। बिल्कुल, यही सच्ची कीमियागिरी है। डर को हिम्मत में बदलना, एक साधारण लड़के को आत्मज्ञानी बनाना। इस अनुभव के बाद वो आखिरकार पिरामिड तक पहुंचता है। वो उस जगह पर खुदाई करना शुरू करता है जिसका सपना आया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और कहानी यहाँ एक और क्रूर मोड़ लेती है। कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह मारते पीटते हैं। और जब वो सेंटियागो से पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो वो सच बता देता है कि एक सपने के पीछे खजाना ढूंढ रहा है। और तब जो होता है वो अविश्वसनीय है। लुटेरों का सरदार उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। मुझे भी 2 साल पहले यहीं खड़े होकर एक सपना आया था कि स्पेन में एक टूटे हुए चर्च में एक पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है, लेकिन मैं एक सपने के लिए पूरा रेगिस्तान पार करने वाला नहीं हूं। और उसी एक पल में सेंटियागो को अपना असली खजाना मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि खजाना कहाँ है। ये मुझे हमेशा हैरान करता है। क्या पूरा सफर बेकार था? खजाना तो वही था जहां से उसने शुरुआत की थी। बिल्कुल नहीं। यही तो कहानी का सार है। खजाना हमेशा से घर पर ही था, लेकिन उसे पाने के लिए और उससे भी ज्यादा उसके काबिल बनने के लिए पूरा सफर तय करना जरूरी था। अगर वो ये सफर ना करता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि खजाना वहां है। अच्छा। असल खजाना वो सोना नहीं था, बल्कि वो ज्ञान, वो अनुभव, वो हिम्मत थी जो उसने सफर में हासिल की। उसने दुनिया की भाषा सीखी, प्यार को जाना, डर पर जीत हासिल की और अपनी शक्ति को पहचाना। सफर नहीं उसे उस खजाने के काबिल बनाया। तो द अल्केमिस्ट की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी असली दौलत वो बदलाव है जो मंजिल तक पहुंचने के सफर में हमारे अंदर आता है। मंजिल तो बस एक बहाना है, असली मकसद तो खुद को बदलना है। बिल्कुल। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, मुश्किलों को दीवारें नहीं बल्कि सीढ़ियां समझना चाहिए और सिर्फ सपने देखने के बजाय उन्हें जीने के लिए पहला कदम उठाना चाहिए। जैसा कि अल्केमिस्ट अंत में कहता है, जब हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज़ भी बेहतर हो जाती है। तो इस बातचीत के अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपने किसी सपने की तरफ उठाया गया वो एक छोटा सा, शायद आज ही लिया जा सकने वाला कदम कौन सा हो सकता है, जो न सिर्फ एक जिंदगी बदल दे, बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया को भी बेहतर बनाने की शुरुआत कर दे।